एक बार ईश्वरीय उद्बोधन के साथ हम सभी अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। तो मेरे साथ सभी बोलिए, आई मात की। आज आई माता बडीर पृथ्वीपुरा के इस पावन प्रांगण में आयोजित 25वें सीरवी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान परम आदरणीय धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी ऑफिसर्स रमेश जी, प्रमोद जी, मंचस्थ महानुभाव, सिरवी समाज के सभी प्रबुद्ध जन, सभी वरिष्ठ वृद्धजन, मेरी माताएं बहनें, मीडिया मित्र, भाइयों और बहनों, सबसे पहले अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाले भामाशाह श्री बाबूलाल जी, देवाराम जी और समाज के सभी नागरिकों को एकत्रित करके विचारों का आदान प्रदान का एक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिरवी परगना समिति जैतारण, आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी उत्साहवर्धन करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे। मैं अपनी बातचीत को नहीं चाहूंगा कि एक तरफा हो, मोनोटोनस हो। तो आप सभी के लिए टास्क रहेगा कि 7 से 10 मिनट के बाद में मैं कुछ प्रश्न या सुझाव या विचार दो माताओं बहनों की तरफ से और दो भाइयों की तरफ से। 7 से 10 मिनट के अंदर आप सभी के लिए टास्क है कि कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई सुझाव तैयार करके रखिएगा। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से, जैसा कि 12वीं के रिजल्ट में आप सभी ने देखा 90% से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त किए, मार्क्स प्राप्त किया। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी को बधाई। क्या केवल ऐसा है कि जो मार्कशीट है उसके सेलिब्रेशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं आज? कोई बताना चाहेगा कि क्या हम खाली मार्कशीट में जिसने बढ़िया नंबर प्राप्त किए हैं उसके सम्मान के लिए या उसके सेलिब्रेशन के लिए आए हैं? जी नहीं, हम मार्कशीट में जिन्होंने नंबर प्राप्त किए उनके सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए हैं। हम उनके सेलिब्रेशन के लिए आए हैं जिन्होंने अपनी जिज्ञासा, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे ये सीखना है, मुझे प्रथम स्थान पर आना है, उनका सम्मान करने के लिए हम आए हैं। तो बाकी सभी बालक बालिकाएं ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि हमारे नंबर कम आए या हमारा सम्मान नहीं हुआ है। वस्तुतः जो सम्मान होता है वो आपकी मेहनत, आपकी लगन का होता है। कई बार जीवन में असफलताएं आती है, लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है और अपने प्रयास करने नहीं छोड़ता है। आप सभी ने, अच्छा, आप में से कौन बताएगा मुझे कि जो घर में बल्ब होता है वो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? कौन बताना चाहेगा? बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस एल्वा एडिसन, उस वैज्ञानिक ने किया था। तो एक फेमस कथन है कि थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तब वो 1000 बार विफल हुए थे, फेल हुए थे। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप तो मेहनत किए जा रहे हो, फेल पे फेल होते हुए जा रहे हो, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हो? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि मैं फेल नहीं हो रहा हूं, मैंने अगर 1000 बार ट्राई किया है तो मैं 1000 किन तरीकों से फेल हो सकता हूं वो रास्ते ढूंढ लिए हैं। तो अब अगर मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा तो वो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो जब हम फेल होते हैं तो ऐसा नहीं मानना है कि हम रेस में पीछे रह रहे हैं, हम रेस में पीछे रहने के कारणों को हटाते जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद, इसी उत्साह के साथ हमेशा हम अपन को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है।
साथ में हम सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि ह्यूमन जो अपना डीएनए होता है वो 99% सभी का सेम होता है। खाली जो 1% है, उस 1% के अंदर पूरी अपनी जो मानव जाति है वो आ जाती है। और मानव जाति में हम देखते हैं कि कोई भी एक आदमी दूसरे के बराबर नहीं होता है। कोई ठिंगना होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, किसी का चेहरा अलग होगा, हर एक का अलग अलग होगा। तो उसी तरीके से हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है। आपने मारवाड़ी में कहा कि होड़ा होड़ में गोड़ा नहीं फोड़ना, ठीक है। तो हर बच्चा जो है वो अपना अलग पोटेंशियल रखता है। किसी की इच्छा उसकी आर्ट्स में हो सकती है, किसी की विज्ञान में हो सकती है, किसी की गणित में हो सकती है, किसी की चिकित्सा में हो सकती है। तो जैसा रमेश जी और प्रमोद जी ने पहले आपसे विचार साझा किए कि उसको अपना माहौल देना है, वो अपने माहौल में किस तरीके से आगे बढ़े, उसको वो माहौल देने की जिम्मेदारी अभिभावक की, टीचर की और लीडर्स की होती है। तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि बच्चों पर प्रेशर डालने की बजाय वो वास्तव में क्या सीखना चाहते हैं, हम उसके हिसाब से अपनी जो रणनीति है उसको हम बनाएंगे। साथ में कुछ चीजें जैसे निरंतरता के साथ हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। प्रमोद जी, रमेश जी ने अपने विचार साझा किए। उसके साथ में मैं कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कबीरदास जी का नाम सभी ने सुना होगा, दोहे पढ़ते हैं हम। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जितनी मेहनत आप 12वीं तक करेंगे वो आपके भविष्य में आप कुछ भी बनना चाहेंगे उसके लिए काम आएगी। आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, सीए बनना है कि पब्लिक सर्वेंट बनना है, आपको मेहनत तो उतनी की उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत 12वीं तक ज्यादा कर लोगे तो बाद में कम करनी पड़ेगी, और पहले कम करोगे तो बाद में ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत तो जो 100 की 100 चाहिए उतनी तो करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे अपनी जो मेहनत करने की जो शक्ति है वो 12वीं तक, डिग्री तक ज्यादा होती है। उसके बाद में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, हमारे पास दूसरे दायित्व होते हैं। तो कोशिश करें कि हम जितना अपना बैकग्राउंड मजबूत कर सकते हैं, अपनी शिक्षा जो 12वीं तक पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, इन सभी पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। जब भी आप पब्लिक सर्विस का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, टीचर का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो 12वीं तक के सिलेबस में से पूछे जाते हैं। सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज है, जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था तो राजस्थान कैडर के एक काफी सीनियर आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 3P का। 3P मतलब PPP। PPP का मतलब है पीछे पड़ो पॉलिसी, कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर आपने खाली बोल दिया कि हाँ अपने आज बैठ ना काम कर ले, वहां वो काम नहीं रहे। जब तक आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे तब तक वो काम नहीं होगा। चाहे आप कोई सरकारी कार्यक्रम हो, कोई सरकारी योजना हो, अपने कोई धंधो करनो रहे के खेती रो काम करनो रहे, की करनो रहे, जब तक आप उन्हें लारे पढ़ने काम नहीं करा, जब तक वो काम पूरा नहीं रहे। तो इसी तरीके से जो पढ़ाई भी है, आपको उसको कोई एक जॉब की तरह नहीं लेना है कि हाँ पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ाई कर ली अब हम रेस्ट करेंगे। वो 1 घंटे की जॉब की तरह नहीं है, आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पीछे पढ़ेंगे, उसको डीप से देखेंगे, तब आपको चीजें क्लेरिफाई होगी और आप दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। साथ में कुछ पब्लिक सर्विस की बात हो जाए तो जैसा मैंने कहा कि हर एक बच्चे का अपना पोटेंशियल है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो पब्लिक सर्विस में ऐसी क्या खास चीज है जिनको लोगों को जैसे कहते हैं कि मोटिवेशन रहता है या बनने की इच्छा रहती है। मैं सिंपल सा समझाना चाहूंगा कि जिन तरीकों अपने घर में आटो रहे અને आटा रमाईने जब तक पानी नहीं गालो जब तक रोटी नहीं बने, तो अपने जो भी डिपार्टमेंट है,
आपके डॉक्टर, इंजीनियर, कृषक, व्यापारी, वो सभी उस आटे के कण की तरह है। उन सबको साथ में रखने का काम जो पानी करता है, वो पब्लिक सर्वेंट करता है। तो उस पानी को मिक्स करने से वो आटा आपका रोटी के स्वरूप में आने लगता है। तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो सभी को साथ में लाके, आपके इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता, कृषक, सभी को साथ में लाके किस तरीके से राष्ट्र का विकास हो सकता है, व्यक्ति का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, उस दिशा में कदम बढ़ाता है। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट जो है वो केवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में नहीं, पॉलिसी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सभी अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं पूरी शिद्दत के साथ में। परंतु वास्तव में लोग क्या चाहते हैं, राष्ट्र क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, हमें समाज को किस दिशा में आगे लेके जाना है, सो उसकी जो ताकत है वो पब्लिक सर्विस में है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न, सुझाव आपकी तरफ से भी आए इन सभी विषयों को लेके। साथ ही में आज बैठे हुए जब हम डिस्कस कर रहे थे तो दो तीन सुझाव है, प्रस्ताव है, जो मैं आज परम आदरणीय दीवान साहब यहाँ पर है और सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। पहली चीज है ट्रैकिंग की। जब हम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं तो हम हर साल आयोजित करते हैं, हर जिले में करते हैं, अलग अलग राज्यों में करते हैं, बट हम उसका ट्रैकिंग कितना कर पाते हैं, उस पर हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जिनका हमने सम्मान किया था, वास्तव में वो आज कहां पर है? क्या वो जो बनना चाहते थे उनको वो गाइडेंस मिल पाया? क्योंकि हमें अप्रोच दोनों तरफ की रखनी पड़ेगी, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच क्या है कि हम सभी का सम्मान करें, सभी को मोटिवेट करें कि आगे बढ़े। बट जो टारगेटेड अप्रोच है वो ये है कि हमें बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो वास्तव में नीडी बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको कि कहां पर गैप आ रहा है, वो कौन सा गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है। तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारा एफर्ट, जो आउटपुट है वो आउटकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम आउटपुट तो ला रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे आ रहे हैं, हम खर्चा भी कर रहे हैं, सभी जने साथ में भी आ रहे हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है। वो आउटपुट से आउटकम क्या आ रहा है कि वास्तव में जो चाहते थे वो कितनों ने अचीव किया। तो अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म हो, सभी बडेर की तरफ से, सभी छात्रावास की तरफ से, सभी जो हमारे महासभा है, समिति है, सभी एक मंच पर आके किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो एक दूसरा प्रस्ताव है वो फंड को लेके है। जैसे हम सभी ज्यादातर अपने धंधा वाली बिजनेस फैमिली आवाम, तो अपन ठा है कि रोज रो हिसाब हमेशा सामने बैठन करा, पण खाली रोज रो हिसाब करने જ नहीं छोड़ा, પછી 30 दिन पूरा रजा जन महीना रो हिसाब ही करा, અને પછી 12 महीना रजा जन खाली वण 12 महीना नहीं छोड़ा, પછી उनो साल रो हिसाब ही फाचो करनो पड़े। तो इसी तरीके से जब हम डिसेंट्रलाइज्ड हमारे एफर्ट चला रहे हैं, जैसे हम छात्रालय चला रहे हैं, छात्रावास शुरू कर रहे हैं, जैसे पाली में चल रहा है, उदयपुर में है, जयपुर में चल रहा है, जयपुर में नया हम खोलने की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से कि हैदराबाद हो गए, बेंगलुरु हो गए, तो सभी जगह हम एफर्ट कर रहे हैं। बट इस एफर्ट के साथ में जो लोग इसमें डोनेशन कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसको हमें देखने की जरूरत है। अब वो जो चाहते थे क्या वो उनको मिल पा रहा है? जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसके लिए उन्होंने डोनेशन या कंट्रीब्यूशन किया था। होता क्या है कि हम सभी अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो हमारे जो विचार है वो एक रूप नहीं हो पाते हैं। सो जस्ट एक प्रपोजल ऐसा अंडर कंसिडरेशन किया जा सकता है कि सीरवी डेवलपमेंट फंड
इस तरीके से अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के माध्यम से फंड कलेक्ट करें और उस फंड को कलेक्ट करके जहां पर जरूरत है वहां पर बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करें। जब हमें जरूरत होती है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार में दोनों तरह की स्कीम बनती है। कुछ स्कीम ऐसी होती है कि आपको गांव में रोड चाहिए तो ठीक ऐसा अपने गांव रे महीने फलान जी रे घरों फलान जी रे घर एक रोड बनाई दो, तो वो अप्रोच भी जरूरी है। बट उसके साथ में हमको नेशनल हाईवे भी चाहिए, उसके साथ में हमको स्टेट हाईवे भी चाहिए, तो हमको दोनों चीजों की जरूरत है। तो जब हम डिसेंट्रलाइज्ड हमारे काम कर रहे हैं तो उसके साथ में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको सेंट्रलाइज्ड फंड की आवश्यकता होगी। अब सेंट्रलाइज फंड होगा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अच्छे से मिलेगी, आप किसी भी स्कीम्स का लाभ अच्छे से उठा पाएंगे। जब हम डिसेंट्रलाइज रहेंगे तो उन योजनाओं तक, सरकार के उस योजनाओं तक एक्सेस लिमिट हो जाता है। तो आजकल बहुत सारे पोर्टल अवेलेबल है, हमारे सीरियस समाज में ही इतनी प्रतिभाएं हैं कि हम प्रो रेटा बेसिस पे, प्रो बोनो बेसिस पे इस तरह के पोर्टल्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं कि कहां से कितना फंड आया और वापस उनको किस चीज की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा विचार जो है, भले ही ये हो सकता है कि थोड़ा अर्जेंसी का विचार हो या उसके लिए अभी उतना बैकग्राउंड तैयार नहीं हुआ हो, बट जो रेस में आगे वही निकलता है जो पहले से सोच के रखता है। तो क्यों ना हम अपनी एक यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़े, सीरवी समाज की। हमारे पास में अभी कॉलेज है, स्कूल है, हमारे हर तहसील में हो जाएंगे, अपने जिला लेवल पर हम बनाते जाएंगे। बट जब तक हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो उच्च शिक्षा के स्कोप है, आप मेडिकल के गिन लीजिए, आप इंजीनियरिंग के गिन लीजिए, कॉमर्स के गिन लीजिए, आर्ट्स के देख लीजिए, तब तक जो वास्तव में नीडी पर्सन है, सिविल सर्विसेज या कंपटीशन के एग्जाम में वही पढ़ पाएगा जिसका बैकग्राउंड मजबूत होगा। मतलब उसने अपनी जो 12वीं तक की पढ़ाई है या जो ग्रेजुएशन है वो मजबूती से की होगी। तो नो डाउट हम छात्रालय के माध्यम से जो कंपटीशन की हमारी तैयारी है उसको हम मजबूत रूप दे रहे हैं, पर जो हमारा बेस है उस बेस को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ऐसा नहीं है कि खाली हमें ही खर्च करना है, कि हमें 20 करोड़ 25 करोड़ इकट्ठा करना है और हमें ही खाली यूनिवर्सिटी या अपने कैंपस खड़े करने हैं। होगा क्या कि जब हम दूसरे समाज के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके जो कॉलेजेस है उनको हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट कर पाएंगे। तो जहां पे हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे दूसरे लोग पहुंच पाएंगे, और जहां दूसरे नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर हम पहुंच पाएंगे। तो इससे जो समाज में रेपो होता है, रेपुटेशन होता है जो एक दूसरे के प्रति, वो बढ़ेगा। हमारी जो राजनीतिक ताकत है या बार्गेनिंग कैपेसिटी है बार्गेन करने की, वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो कम्युनिटी है वो हमारे साथ में खड़ी है, तो हमको उनका सपोर्ट यहाँ पर भी करना है। तो इस तरीके से जो हमारे कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, वो जिसे कहते हैं पिरामिड के रूप में एक साथ आ पाएंगे। तो अपना जो क्वालिटी है उसे हम बेटर कर पाएंगे, और जो हमारा फंड है और जो हमारा विजन है उसको एक दिशा के रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। सो ये कुछ विचार थे जो साथ में बैठ के अब डिस्कस हुए थे, तो मैंने कहा कि आप सभी के साथ, चूंकि मंच है तो एक बार सभी के साथ साझा किया जाए। इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, अब जो मैंने टास्क दिया था कि कुछ प्रश्न, विचार या सुझाव, तीनों में से कुछ भी, दो बहनों की तरफ से और दो भाइयों की तरफ से। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे बीच में एक प्रतिभावान छात्रा है, भावना बाकरवास से, आपसे एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है। कक्षा 12 हाल ही में इसे उत्तीर्ण की है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। भावना। थैंक यू सर, आप यहाँ आए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग अचीव नहीं किए होंगे, मीन्स डॉक्टर नहीं बने होंगे, आईएएस नहीं बने होंगे, तो आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? लूजर, अ फेलियर, या मतलब अ स्पिरिटफुल पर्सन? और सर आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि आप वहाँ खड़े, आपने बहुत कुछ कहा है, आप इतने ग्राउंडेड क्यों है? क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कमाते हैं बट देयर इज अ डाउनफॉल, वो घमंड है,
मीन्स बहुत कुछ ईगो क्लैशेस होते हैं हमारे मेंटल ब्रेन में, और सर मीन्स लाइक टॉपर वाइब को कंसिस्टेंट रखने में वही भी एक बड़ा टास्क होता है सर, तो मीन्स उसे हम कैसे मेंटेन करें? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन कि वो व्यक्ति जो निरंतर असफल हुआ है आपके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसा कि मैंने कहा थॉमस एल्वा एडिसन की बात कि उसने उतने रास्ते एक्सप्लोर कर लिए हैं जिससे फेल हुआ जा सकता है या जिससे सक्सेस नहीं मिल रही है। चाणक्य आप सभी ने नाम सुना होगा। चाणक्य के नाम से सभी अवगत है। मौर्य काल में भारत के एक बहुत वरिष्ठ और महान राजनीतिक सलाहकार हुए थे। उनका एक कथन है जिसका सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि जो अगर आप अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखोगे और आप वो खुद गलतियां करने जाओगे तो आपकी पूरी उम्र आपकी सफलता में कम पड़ जाएगी। तो जो गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं आपको उनसे सीखना है, उनके मोटिवेशन से सीखना है। अच्छा, कई बार हमारे समक्ष असफलताएं आती है। मैं बिल्कुल एक उत्साह के साथ में और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए नाम लेना चाहूंगा अपने हेमंत जी सिरवी का, जिन्होंने 9 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, 5 बार इंटरव्यू दिया। 5 बार इंटरव्यू देने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप मान सकते हैं कि उस व्यक्ति में कितना जुनून रहा होगा, कितनी लगन रही होगी। तो वो जो जुनून है, लगन है, मेहनत है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है। तो फाइनली उनका आरपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र है और एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सभी अगर सच्चे मन से वास्तव में कुछ भी और किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है, किस तरीके से ग्राउंडेड रह जा सकता है, यह बहुत कुछ व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। उसकी अपनी क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी समाज से, उसके अपने कार्य क्षेत्र से क्या अपेक्षाएं हैं, वो किस तरीके से अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहता है और किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। हर एक के पास कभी भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप आज यहाँ पर बैठे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि जाके खड़े होके पीछे बैठ जाए, जाके खड़े होके खाना खा ले। तो आपके पास में हमेशा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक ही टाइम पे, बट आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उससे आपके जो कर्म है, आपकी जो दिशा है जीवन की, वो निर्धारित होती है। सो ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आप जब उस अहंकार के परव्यू में आप चले जाएंगे तो आप दूसरों को सुनना बंद कर देंगे। आपकी क्या गलतियां हैं, सामने की क्या अच्छाइयां हैं, वो आपसे दूर होती जाएगी। तो जब वो दूर होती जाएगी तो जो जीवन का प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा। तो जो वो रुकेगा तो वो खुद के लिए नुकसानकारक है। तो क्या आदमी खुद का नुकसान करवाना चाहता है? नहीं करवाना चाहता। तो जब आप खुद का नुकसान नहीं करवाना चाहते तो जो वो अहंकार है, घमंड है, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना अपने खुद के लिए अच्छा होगा। ये किसी दूसरों के लिए अच्छा होने के लिए नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो दूसरों के लिए अच्छा होगा, नहीं, वो खुद के लिए अच्छा होगा। तो ये सोचकर आगे बढ़ा जा सकता है। सर एक और छात्रा है प्रियंका बाकरवास से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, वो भी एक आपसे प्रश्न पूछना चाह रही है। प्रियंका। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके आईएएस बनने के सफर में आपका सबसे मुश्किल फेज क्या रहा और उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आज आपको दोबारा प्रिपरेशन करने का चांस मिलता है
तो उसके अंदर आप ऐसी कौन सी चीजें चेंजेस करना चाहेंगे जो आपने इस प्रिपरेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स करी और अभी आप उसमें सुधार करके हमको बताना चाहेंगे? पहला क्वेश्चन कि खुद को मोटिवेटेड रखे, खुद का मोटिवेशन हम कैसे बना के रख सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, वो कोई भी फील्ड हो, आपका चाहे कोई एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप चौमासे में पहली बुआई करना चाहते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए फील्ड अनएक्सप्लोर्ड रहता है। बट कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करती है। क्या क्या? हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, बट मैं कुछ गिनाना चाहूंगा। जैसे आपका एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आप कैसे एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो साथी है वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। मेरे लिए सबसे क्रिटिकल फेज क्या था, जैसा कि मैंने 2 एग्जाम 2 बार अटेम्प्ट किया था, बट 2 बार अटेम्प्ट होने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन हुआ था कि हम असफल होते जाते हैं तो फिर क्या करें। सो आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, अपने फ्रेंड सर्कल को उस तरीके का फ्रेंड सर्कल रखें जो आपको मोटिवेट करता रहे, आपकी गलतियां गिनाता रहे। गलतियां गिनाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आपको सब अच्छा बोले कि नहीं साहब और करे जो एकदम बढ़िया कर रही हो, इनू बढ़िया तो की रेज नहीं सके। तो जब ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा तो वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कबीरदास जी का एक दुआ है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई। जो निंदा करता है आप उसको घर के बाहर सबसे पहले रखिए। अच्छा ही बताने वाले 50 मिलेंगे, बट जो आपकी गलती बता पाए वो बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, और दूसरा, गलतियों से डरना नहीं है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई है, तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। तो हमसे गलती हुई है अगर, तो एक्सेप्ट करना है। गलतियां बहुत तरीके से हो सकती है। आप क्या पढ़ना चाहते थे, जैसे कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपने सोचा कि हाँ मैं क्लास में जा रही हूँ या क्लास में जा रहा हूँ, वहां पे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं और वापस अपने रूम पर आ गए। अब ऐसा हमने 5 दिन किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया। अब उसके बाद क्या होगा कि जो पहले दिन पढ़ाया था वो तो भूल गए, क्योंकि हमने तो कहीं लिखा नहीं था। तो अब ये एक तरह की गलती है। अब अगर आप इसको जितना जल्दी मान लेंगे कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। सुधार क्या करेंगे, नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने भी वही किया 2 बार असफलताओं के बाद में कि हाँ क्या क्या चीजें थी जो मेरे से मिस आउट हो रही थी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे या ऐसे विषय थे जिनको आप अभी टच नहीं कर पाए थे, तो उन पे काम किया। आपका आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू होता है, आपका उस पर उतना फोकस नहीं हुआ था तो उस पर फोकस किया। तो जब आप पूरे प्रोसेस में मन लगा के काम करते हैं तो आपकी गलतियां आपको खुद को पता चलने लग जाती है कि हाँ ये चीजें हैं जिन पे मुझे अभी काम करना है। सर एक और अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है। एक लड़कों में से छात्र कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं, आपके सुझाव हो सकते हैं। तो जो 4 बोले गए हैं वो मिनिमम है, वो कोई अपर लिमिट नहीं है कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम 4 होने हैं। हेलो छात्र रविंद्र जो एमबीबीएस कर रहा है, आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा है छात्र। नमस्कार सर। हाँ। सर मेरा नाम डॉक्टर रवि सीरी है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जैसे अभी अपना समाज, सीरी समाज जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे छात्रावास छात्रावास बनाता है
और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए खेल महोत्सव होते हैं जैसे, उसी प्रकार से सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके? क्योंकि जब मैं जैसे गांव में जाता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको जो बीमारी होती है वो उसको छुपा देते हैं कि नहीं हो जाएगा, अपना आप ठीक हो जाएगा, दिखाते नहीं है, या फिर जो भी होता है। तो अपने समाज के स्तर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे किसी को ऐसे परेशानी ना हो? अपने समाज, सीर समाज के स्तर पर क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोई पोर्टल या फिर ऐसे किस तरह से सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? सो जैसा कि आपने बताया, तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो कॉमन हो सकते हैं, जिसपे सभी एकमत हो सकते हैं। मैं वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। पहली चीज है अवेयरनेस। हम अभी भी मानते हैं कि हाँ, हाले जो हलंदों ने की कौन बिगड़े। बस अब वो वाला जो एटीट्यूड है उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज 50 साल पहला, 100 साल पहला, 200 साल पहला जीती अपने महीने पावर ही वह उतनी आज नहीं है, ये हकीकत है। अब वो खान पान के रूप में हो या खान पान के कारण हुई हो, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं उसके कारण हुआ हो, हमारा जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसके कारण हो। सो जो हमारा एटीट्यूड है कि हाले जो हलन दो तो की को नहीं रियो, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और उससे आगे बढ़ के जैसे हेल्थ चेकअप है, तो अभी भी जो नवीन धारणाएं हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हम सभी ने बिजनेस में हो या खेती में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो, अच्छी खासी बढ़त प्राप्त कर ली है। तो जहां तक सर्विस सेक्टर की बात आती है, वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से मैंडेटरी होता है, तो वो सभी को अवेलेबल हो पाता है। बट अभी भी बिजनेस फैमिलीज में जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। होता क्या है कि हम एक अपनी मेहनत करके 20 साल 30 सालों की मेहनत करके एक स्तर तक पहुंचते हैं, बट वहां से नीचे आने में खाली एक ही घटना काफी होती है। वो एक घटना, अगर परिवार में कोई एक जना भी बीमार पड़ता है, एक जना भी अच्छा खासा बीमार पड़ जाता है, तो उसके कारण हमारा इतना धन खर्च होता है कि हमारी सारी सेविंग निकल जाती है। होता क्या है कि जब प्रीमियम की बात आती है, तब हम सभी सोचते हैं कि हाँ, ये 8,000 रुपए 10,000 रुपए हर महीने क्यों, हर साल क्यों देने हैं। बट अब हमें थोड़ा अप्रोच चेंज करने की जरूरत रहेगी कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, ये बहुत मैंडेटरी चीज हो गई है आज की तारीख में। सो जो भी 30s में 40s में चल रहे हैं या उससे बिलो है, तो वो मिनिमम अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस 101% करवा के रखे। ठीक है। दूसरी चीज, अभी भी जैसे सरकार की तरफ से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे गांव के अंदर हमारे सब सेंटर्स होते हैं, कुछ सब सेंटर्स के ऊपर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कुछ पीएससी के ऊपर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाया हुआ है, बट चूंकि हमने उन सुविधाओं का उतना उपयोग अभी तक नहीं किया है, तो हमें नहीं पता है कि वो सुविधा वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो आज जब हम कहीं से भी, हैदराबाद से बाहर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कम से कम इतना इंश्योर करके रखे कि अपना नियर बाई हॉस्पिटल कौन सा है। होता क्या है कि कुछ भी बीमारी आती है, हमें सीधा जोधपुर जयपुर दिखता है, अजमेर दिखता है। ठीक है, नो डाउट अगर बीमारी सीरियस है हमें वहां पर जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका जो प्राइमरी क्योर है वो आपके नियर बाई हॉस्पिटल में ही हो जाता है। बट चूंकि हमारा उनसे कोई कनेक्ट नहीं है, वहां पे कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, कौन वहां पर एमबीबीएस का जो एक स्टूडेंट है वो इंटर्न कर रहा है, हमें नहीं पता रहता है। हमें अपने गांव में भी नहीं पता रहता, हमें अपने तहसील में भी नहीं पता रहता है। तो होता क्या है कि वो जो कम्युनिकेशन गैप रहता है उसके कारण हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ सर की बीमार पड़ गो सर, फटाफट उठ ले जाओ। अब वहां पे ले जाने में हमारा जितना धन का अपव्यय होता है, हमारा जितना समय जाता है, उसकी फिर एक कॉस्ट आती है। तो कोशिश करें कि अपने आसपास के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पहचान के रखें,
મારે હેંગુ નેડી સોનોગ્રાફી કટે હે એક્સરે નેડું નેડો કટે રહી જાય કોઈ જરૂરી नहीं है कि थेट उठ जाए नहीं मैंने कराऊनो अन्य हेल्थ चेकअप जो है खासकर अपने जो 50s में और 60s में आ गए हैं 50 साल 60 साल उन ऊपर रहेगा तो साल में एक बार हेल्थ चेकअप भली 2000 रुपया लागे पण जरूर कराई लेनो वे 2000 रुपया कदी जाए ने अपने महंगा पड़े उन्हें बाढ़ नहीं जो नहीं। सर एक लास्ट प्रश्न है छात्र तरवर कक्षा 10 का ये विद्यार्थी है बाकरवास का तरुवरण करुवरण। पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में क्या अंतर है क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ अभी मेरे लाइक हाथ दूध रहे हैं कुछ पूछने के लिए क्योंकि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे साथ साथ अब जो भी बहन और भाई है वो भी इंट्रोवर्ट ही होंगे तो क्या किसी भी कार्य को करने के लिए एक्सट्रोवर्ट होना आवश्यक है क्या इंट्रोवर्ट होने पर भी हम किसी कार्य को लाइक सफल या अचीवमेंट पा सकते हैं चाहे कि वो स्टडी के क्षेत्र में हो चाहे वो समाज में बोली चाली कुछ भी हो यदि वो समाज में हो या फिर स्टडी कुछ भी एक्सट्रोवर्ट कर सकते हैं या फिर हमारे जैसे इंट्रोवर्ट भी इसको अचीव करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं मेरा ये प्रश्न रहेगा। मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ अभी तो आप उस हिसाब से कुछ अनुभव दे सकते तो कृपया करके। चलिए गुड वन। सो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों एक तरह के परसेप्शन है ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। सिक्के के दो पहलू होते हैं दोनों के बिना सिक्का पूरा नहीं होता है। अगर आप कहें कि सिक्का एक ही पहलू से पूरा हो जाता है तो नहीं होता है। तो हर एक पर्सन की हर एक आदमी के अंदर दोनों तरह की पर्सनैलिटी होती है एक्सट्रोवर्ट भी होता है इंट्रोवर्ट भी होता है। आपको अपने वातावरण से आगे बढ़ने की जरूरत होती है वो एक्सपोजर लेने की जरूरत होती है। एक्सपोजर कैसे अगर आप आज की तारीख में यहां पर नहीं आते या घर पर बैठे रहते तो आपको नहीं पता चलता कि यहां पर कौन आया कौन नहीं आया किसने क्या बोला किसने क्या सजेशन दिया। तो अगर आप घर पे बैठने का डिसीजन लेते तो वो आपका इंट्रोवर्टनेस होता बट आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे आगे बढ़कर लोगों को सुनना है या किसी के समक्ष अपनी बातें रखनी है ये एक तरह के एक्सट्रोवर्ट होने की निशानी है। हर एक का एक्सपोजर का लेवल अपना अलग अलग होता है। सीख के कोई पैदा नहीं होता है जब सभी बच्चे होते हैं तो वो सभी एक ही लेवल पे होते हैं तो सभी का एक्सपोजर का लेवल अलग अलग होता है कोई जल्दी सीखता है कोई देरी से सीखता है। तो कोशिश करें अपने विचारों को हम जितना एक्सप्रेस कर पाए। अच्छा फुली एक्सट्रोवर्ट होना ही अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब आपको किसी चीज को गहराई से समझना होता है तो आप बाहर बैठ के ऐसे बातें करते हुए नहीं समझ सकते। अगर किसी चीज पर गहन चिंतन करना है गहन मनन करना है उसको डीपली समझना है तो आपको अकेले होने की जरूरत पड़ती है। उस अकेले होने को आप इंट्रोवर्ट काउंट कर सकते हैं और अपनी बातें शेयर करने को आप एक्सट्रोवर्ट होना काउंट कर सकते हैं। तो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट का कोई जिसे कहते हैं लाइन नहीं है कि उसके ऊपर है तो एक्सट्रोवर्ट है और उसके नीचे है तो इंट्रोवर्ट है। कोशिश करें आप अपने दोस्तों के साथ में अपने माता पिता के साथ में अभिभावकों के साथ में किसी भी मंच पर अपनी बातों को कहें अपनी बातों को एक सहज ढंग से सहज लहजे में कहें वो ही एक्सट्रोवर्ट होने की पर्याप्त निशानी है। और इंट्रोवर्ट होना भी क्यों जरूरी है अदरवाइज आप अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाएंगे आप खुद का जो आत्मचिंतन है वो नहीं कर पाएंगे। सो दोनों के बैलेंस को रखते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। सो आपने क्वेश्चन पूछा ये आपके एक्सट्रोवर्ट होने की निशानी है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं मैं एक्सट्रोवर्ट कैसे बनूं। आप बन रहे हो बस आपको पता नहीं है लेकिन आप बन रहे हो आपके अंदर दोनों तरह की क्वालिटी है। सो एक बार फिर से सिरवे परगना समिति जैतरण और
यहाँ उपस्थित भामाशाह, सभी वृद्धजन, सभी को मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करना चाहूंगा कि सभी ने अपना समय दिया, सभी ने एक दूसरे के साथ विचार साझा किए और ये अपेक्षा रहेगी कि आज के जो सम्मानित बच्चे हैं वो कल के रोल मॉडल बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे जैतारण की मुख्य शोभा आदरणीय सुनील जी सोलंकी आईएएस। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसमें इतना लंबा समय खींचना बहुत लाजमी है। चलते कार्यक्रम में हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के ब्यावर के जिलाध्यक्ष आदरणीय किशोर जी चौधरी पधारे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा भामाशाह परिवार से आप पधारें और किशोर जी का इस मौके पर माल्यार्पण एवं साफा बंधाकर आपको मोमेंटो भेंट करके आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करावें। किशोर जी का स्वागत भाई बाबूलाल जी के द्वारा, क्योंकि किशोर जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और बाबूजी हमारे कांग्रेस की उभरती एक जागती जोत है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बोर्ड थोड़ा जैसे दे दो, तालियां जोर बजाओ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा